नमस्कार और इस डीप एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन महाकाव्य को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने बचपन से सुना है, लेकिन आज इस कहानी को एक बिल्कुल अलग लेंस से समझेंगे। इसे सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ, साइंस और यूनिवर्स के एक बहुत ही गहरे मेटाफोरिकल ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो हिस्ट्री के पन्नों से शुरू होकर सीधे हमारे माइंड के अंदर जाती है। एक बड़ा सवाल जो अक्सर उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक मिथक है या फिर कोई भूला हुआ इतिहास? क्या ये टेक्स्ट सच में किसी फिजिकल हिस्ट्री के सबूत हैं या इनके अंदर कोई बहुत गहरी साइंटिफिक नॉलेज छुपी हुई है? इस एक्सप्लेनेशन में हम इन्हीं सवालों के जवाब एविडेंस, साइंस और फिलॉसफी के जरिए ढूंढेंगे। तो चलिए फटाफट इस रोड मैप को समझ लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एविडेंस से, फिर प्राचीन विज्ञान को डिकोड करेंगे, हीरोज और विलन्स की रियल स्टोरी समझेंगे, आज भी मौजूद मिस्ट्रीज पर नजर डालेंगे और एंड में उस अल्टीमेट इनर बैटल को समझेंगे। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सतह के नीचे का इतिहास, यानी इस महाकाव्य के फिजिकल और पुरातात्विक प्रमाण। अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें तो अलग-अलग सोर्सेज में कुछ बहुत ही दिलचस्प डेट्स मिलती हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज के हिसाब से नीलेश ओक इसकी डेट 5561 ईसा पूर्व मानते हैं। वहीं प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक कलियुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। और अगर आर्कियोलॉजी की बात करें तो हस्तिनापुर में 3000 ईसा पूर्व के पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं। ये सभी डेट्स इस युग को समझने के अलग-अलग नजरिए देते हैं। लेकिन फिजिकल एविडेंस की बात करें तो कुछ डिस्कवरी सच में माइंड ब्लोइंग है। सिनौली में पूरे 5000 साल पुराने एक वॉरियर रथ की खुदाई हुई। फिर हस्तिनापुर और अहिच्छत्रा में बिल्कुल एक जैसी 3000 ईसा पूर्व की पॉटरी मिली, जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये एंशिएंट सिटीज आपस में कनेक्टेड थीं। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था मरीन आर्कियोलॉजी का, जिसमें पानी के अंदर डूबी हुई द्वारका सिटी मिली, जिसका एग्जैक्ट लेआउट प्राचीन ग्रंथों के डिस्क्रिप्शन से एकदम मैच करता है। ये सब सबूत इन कहानियों को सॉलिड हिस्ट्री से जोड़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान। हमारे पूर्वजों ने कॉम्प्लेक्स साइंस को कहानियों में कैसे छुपाया, चलिए इस पर नजर डालते हैं। ये कंपैरिजन सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक तरफ चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो कहती है कि लाइफ पानी से शुरू हुई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर जमीन पर रहने वाले मैमल्स, उसके बाद मांस खाने वाले अर्ली ह्यूमंस और फाइनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनी। अब इसको सीधे दशावतार से कंपेयर करते हैं। पहले मत्स्य यानी मछली, फिर कूर्म यानी एम्फीबियस कछुआ, फिर वराह यानी जंगली सुअर जो जमीन पर लाइफ लाया। उसके बाद नरसिंह जो आधे शेर और आधे इंसान थे, और फिर बलराम जिनके हाथ में खेती का प्रतीक यानी हल है। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक एकदम परफेक्ट मेटाफर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, भगवान शब्द को ही ले लेते हैं। ये दरअसल नेचर के 5 एलिमेंट्स का एक बहुत ही स्मार्ट एक्रोनिम है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ की मात्रा से अग्नि और न से नीर। प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो इन 5 नेचुरल एलिमेंट्स को मास्टर कर लेता है वही उस सुप्रीम स्टेट को अचीव करता है। मिस्टिसिज्म और नेचुरल साइंस का क्या कमाल का कनेक्शन है। अब इस टेबल की डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। क्या ये एक अजीब कोइंसिडेंस नहीं है कि होली ट्रिनिटी ठीक एक एटम के स्ट्रक्चर जैसी है? ब्रह्मा क्रिएटर हैं, बिल्कुल एक प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज की तरह। विष्णु प्रिजर्वर हैं, यानी न्यूट्रॉन या न्यूट्रल मास। और महेश या शिव डिस्ट्रॉयर हैं, जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये तीनों मिलते हैं तो शक्ति बनती है, ठीक वैसे ही जैसे ये पार्टिकल्स मिलकर एक कंप्लीट एटम और कॉस्मिक एनर्जी बनाते हैं। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं, नायक, खलनायक और श्राप। साइंस से हटकर थोड़ा कैरेक्टर्स पर फोकस करते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन स्टोरी और ट्रेजेडी के एंगल से। शकुनी का नाम आते ही सबके दिमाग में बस छल कपट आता है, लेकिन जरा इनके ओरिजिन स्टोरी पे गौर करते हैं। राजा सुबल के पूरे परिवार को भीष्म ने बंदी बना लिया था और 100 लोगों को खाने के लिए दिन में सिर्फ 1 मुट्ठी चावल मिलता था। परिवार ने डिसाइड किया कि वे अपना सारा खाना सबसे स्मार्ट बेटे यानी शकुनी को देंगे ताकि वो जिंदा रह सके। मरने से ठीक पहले पिता ने शकुनी का घुटना तोड़ दिया ताकि वो दर्द हमेशा रिवेंज की याद दिलाता रहे। और उन्हीं पिता की हड्डियों से वे जादू के पासे बने थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, कुरुवंश का विनाश। तो क्या कोई जन्म से विलन होता है? बिल्कुल नहीं।
और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि केरल के पवित्रेश्वर मंदिर में दरअसल शकुनी की पूजा होती है। रीजन बहुत सिंपल और सरप्राइजिंग है। जब वॉर खत्म हुई तो शकुनी ने भगवान शिव से उन सारे मासूम सैनिकों के लिए मोक्ष मांगा था जो उस युद्ध में मारे गए थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी। पर्सपेक्टिव बदलते ही पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। एक और बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर हैं अश्वत्थामा। वे अपने माथे पर एक ऐसी पावरफुल मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें नेचुरल डिजास्टर से बचाती थी। लेकिन रात के अंधेरे में एक ब्रूटल अटैक करने की वजह से कृष्ण ने उन्हें हजारों साल तक एक कोढ़ग्रस्त यानी लेप्रस बॉडी के साथ भटकने का श्राप दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि हिस्टोरिकली ये भी दर्ज है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने जंगल में अश्वत्थामा से मिलकर फॉरेस्ट हर्ब्स की नॉलेज एक्सचेंज की थी। इसके साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर। आज भी मौजूद रहस्य, ऐसे ज्योग्राफिकल और मिस्टिकल रहस्य जो हमारे मॉडर्न टाइम में भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बिल्कुल सील्ड गुफा है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस गुफा के अंदर से कंटिन्यूअसली एक मिस्टीरियस लाइट निकलते हुए देखी जाती है। लोकल स्टोरीज कहती हैं कि जब देवराज इंद्र कर्ण का वो अजय कवच और कुंडल ले जा रहे थे तो उसकी एनर्जी इतनी हैवी थी कि उनके रथ का पहिया फंस गया और उन्हें वो कवच वहीं छोड़ना पड़ा जो आज भी वहीं हिडन है। और जब मिस्ट्रीज की बात हो तो माउंट कैलाश का आना तो बनता है। इसे अर्थ का बैलेंसिंग सेंटर या एक्सेस मुंडी माना जाता है। वहां गए लोगों के मुताबिक वहां टाइम डायलेशन फील होता है, मतलब बाल और नाखून अजीब तरीके से तेजी से बढ़ते हैं। वहां नेविगेशनल कंपास पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसकी ज्योग्राफी काफी हैरान करने वाली है। यहाँ नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर्स दूर है और साउथ पोल से ठीक इसका डबल। और पिछले 900 सालों में सिर्फ एक इंसान, तिब्बती तांत्रिक मिलारेपा ने ही इसे समिट किया है। साइंस आज भी इन फैक्ट्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। कैलाश के ठीक पास नेचर के बैलेंस का एक और अल्टीमेट एग्जाम्पल है। एक तरफ मानसरोवर लेक है जिसका पानी बिल्कुल शांत, मीठा, पीने लायक है और चारों तरफ हरियाली है। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी पूरी तरह नमकीन है और उसमें समुंदर जैसी वायमेंट लहरें उठती हैं। एक ही ऑल्टीट्यूड पर मौजूद ये दो बिल्कुल ऑपोजिट लेक्स नेचर में अच्छाई और बुराई के परमानेंट बैलेंस को विजुअली दिखाती हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे क्रूशल सेक्शन पर आते हैं, द अल्टीमेट इनर बैटल यानी मन का रूपक। नंबर 7। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन 7 चिरंजीवियों या इमॉर्टल्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हनुमान, अश्वत्थामा और वेदव्यास। माना जाता है कि ये सभी कलयुग की डार्क फोर्सेस के खिलाफ कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने और कल की अवतार की मदद करने के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो इस सारी डिस्कशन का कोर पॉइंट क्या है? वो इस मेटाफर में छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है। 5 पांडव असल में हम इंसानों की 5 सेंसेस का रूपक है। 100 कौरव उन 100 ह्यूमन वाइसेस यानी बुराइयों और नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। राजा धृतराष्ट्र का अंधापन इंसान की अपनी ही कमियों को इग्नोर करने की आदत को दिखाता है। और कुरुक्षेत्र कोई और जगह नहीं बल्कि डायरेक्टली ह्यूमन माइंड है। ये सारा युद्ध दरअसल हर रोज हमारे अपने दिमाग में चल रहा है। और इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी गारंटी है। ये एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि जब भी धर्म या सच्चाई के रास्ते में गिरावट आएगी, नेचर खुद उस बैलेंस को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट होगी। तो इस एनालिसिस को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आखिरी जंग का मैदान हमारा अपना मन ही है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी सेंसेस किस तरफ से लड़ रही हैं। क्या वे धर्म और संतुलन के साथ है या फिर बुराइयों के साथ? ये एक ऐसा डीप थॉट है जो सच में अपना इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।